जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 जो 21 फरवरी को सामाजिक विज्ञान है। और यहाँ का वायरल प्रश्न है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 इसका सेम कॉपी छपने वाले हैं। दोस्तों आपको जो ये आज 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसको रट जाना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है और इसको रट जाना है। और यहाँ पे 2 घंटा 45 मिनट आपको सामाजिक विज्ञान में दिया जाएगा, जो फुल मार्क्स 80 मार्क्स से एग्जाम होगी, जिसमें आपको 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो आज 80 में 80 कौन स्टूडेंट लाने वाले हैं देखना होगा। और उसी का 2 कॉपी जो है आज हम लोग आप लोग के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं बिना टाइम गंवाए हुए, बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्लास 10th का ये जो एसएसटी का पेपर है, ठीक है, एसएसटी का क्रैश कोर्स है। और बिहार बोर्ड इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो हिस्ट्री का प्रथम चार चैप्टर जो है ना उसको अच्छे से कवर कर लेना है। और उसी 4 चैप्टर का आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उससे बाहर कतई नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं अपना टाइम गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फ्रांस में 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? औद्योगिक क्रांति, अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। कौन सा क्रांति हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया था। कौन क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1815 में यूरोप के विजयी शक्तियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो पेरिस है, लंदन है, बर्लिन है और वियना है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वियना। ठीक है, ये ऑप्शन सी पड़ गया है, लेकिन यहाँ डी होना, चलो कोई बात नहीं है, वियना है। ठीक है, कौन है? वियना। देखो 1815 में नेपोलियन का पतन के 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजयी शक्तियों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक की, जिसमें वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसी को वियना कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यूरोप में साम्राज्यवाद की स्थापना, नेपोलियन के युद्धों के पूर्व व्यवस्था बहाल करना, फ्रांस की मजबूत बनना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन के युद्धों में पूर्व व्यवस्था की बहाल करना, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसका मैं व्याख्या सहित आपको बता, नेपोलियन के युद्धों में पूर्व व्यवस्था की बहाल करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की देखो, वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य यूरोप में नेपोलियन के शासन से पहले राजनीतिक व्यवस्था फिर स्थापित करना था। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्त, 1815 में वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, चांसलर मेटरनिक, लुई 16वां और ओटो वान बिस्मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 चांसलर मेटरनिक है। कौन है? चांसलर मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी। इस वियना सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस ने किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, मेटरनिक की नीति किस विचारधारा पर आधारित थी? मेटरनिक की नीति किस विचारधारा पर आधारित थी? मेटरनिक की नीति राष्ट्रवाद है, ऑप्शन रूढ़िवाद है, और उदारवाद है, रूढ़िवाद है, समाजवाद है। आपका 5 नंबर को ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रूढ़िवाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किस राजवंश को पुनः स्थापित किया गया? देखो ये इसी का ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन है, स्थापित किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का वंश, लुई फिलिप का वंश, बुर्बो वंश, राजवंश। कौन सा होगा? तो बुर्बो वंश होगा, क्योंकि वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में क्रांति के पहले व्यवस्था को बहाल करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापित किया गया था। और लुई 18वें को राजा बनाया। किसको बनाया गया था? लुई 18वें
को राजा बनाया गया था, राजा बनाया गया था। ठीक है, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर, लुई 18वें ने फ्रांस के किस वर्ष संवैधानिक घोषणा जारी किया? 1815 है, 1814 है, 1848 है, 1830 है। किस वर्ष किया था? तो 1814। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुई 18वें ने 2 जून 1814 को फ्रांस में संवैधानिक घोषणा जारी के तहत एक संवैधानिक राजाशाही स्थापित किया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1814। देखिए आप लोग क्लियर करते जाइए क्योंकि इसमें 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव को क्लियर मैं करते जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1830 की क्रांति क्यों हुई? 1830 क्रांति क्यों हुई? बुर्बो राजवंश के कठोर शासन के कारण, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के कारण, वियना संधि के प्रभाव के कारण, ब्रिटिश शासन के विरोध में क्यों हुई थी? तो यहाँ देखो, बुर्बो राजवंश के कठोर शासन के कारण, कठोर शासन के कारण किसी चीज पर भी आप ज्यादा अत्याचारी करेगा तो कहीं ना कहीं वो तो अपना रास्ता ढूंढेगा ही। क्योंकि लुई 18वें के बाद फ्रांस में शासकों को निरंकुश शासन लागू करने की कोशिश की, जिसमें जनता ने वो संतोष बढ़ा और 1830 में क्रांति हुई। 1830 में क्रांति कर दी गई जनता के द्वारा। ठीक है, तो कठोर शासन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब तक आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चार्ल्स दशम कैसा शासक था? लोकतांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, समाजवादी, उदारवादी। कैसा शासक था? तो चार्ल्स दशम प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम प्रतिक्रियावादी शासन था जिसमें उदारवादी जनतंत्र भावनाओं को दबाने की कोशिश की थी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? प्रतिक्रियावादी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जुलाई 1830 में क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? जुलाई 1830 में क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? तो राजशाही समाप्त हो गई, चार्ल्स दशम का पतन, लुई फिलिप का सत्ता में आना, फ्रांस की गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में कोई बदलाव नहीं, फ्रांस में कोई बदलाव नहीं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्ल्स दशम का पतन और लुई फिलिप का सत्ता में आना। क्योंकि जुलाई 1830 में क्रांति के कारण, जुलाई 1830 में क्रांति के कारण चार्ल्स दशम की गद्दी छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। लुई फिलिप को क्या बनाया गया? नया राजा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर अभी 11 की बात करते हैं हम लोग। फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? 1830 में मुख्य रूप से किस वर्ग का विचारधारा से जुड़ी थी? ये क्वेश्चन यहाँ होनी चाहिए, विचारधारा से जुड़ी थी। आपका ऑप्शन दिया गया है राजाशाही और कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और लोकतंत्र, सैनिक और व्यापारी वर्ग, किसान और श्रमिक वर्ग। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका मध्यम और लोकतांत्रिक वर्ग, मध्यम और लोकतांत्रिक वर्ग। ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि 1830 की क्रांति के संबंध में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और लोकतंत्र के सिद्धांतों से था। यह क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के पुनर्जीवित करने के लिए हुई थी। क्यों हुई थी? पुनर्जीवित करने के लिए हुई थी, इसीलिए मध्यम वर्ग और लोकतंत्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 1830 क्रांति में यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? राजाशाही मजबूत हुई थी, लोकतंत्र विचार कमजोर हुए, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना बढ़ी, यूरोप को आर्थिक संकट आ गया। क्या कौन सा होगा? 12 का राष्ट्रीय और देश की भावना बढ़ी, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना बढ़ी थी। ठीक है, तो इसका क्यों बढ़ी थी? 1830 में क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के प्रेरित किया, जिससे विभिन्न देशों को राजनीतिक एकीकरण के संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ी थी। मांग बढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और मजे से देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक देखें, इसमें 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1830 में क्रांति के किस सिद्धांतों को चुनौती दी? लोकतंत्र, वियना कांग्रेस के उद्देश्य को, समाजवाद, औद्योगिकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को, वियना कांग्रेस उद्देश्यों को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और क्यों हुआ था? तो
1830 की क्रांति में वियना कांग्रेस के उद्देश्य वो स्वीकार कर दिया था, ठीक है, जिसके वो स्वीकार कर दिया जो कठोर राजाशाही और यूरोप के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14, लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था? क्रूर और तानाशाही, उदारवादी लेकिन महत्वाकांक्षी, अत्याचारी और निरंकुश, जनता का प्रिय, ठीक है, जनता का प्रिय, उदारवादी लेकिन महत्वाकांक्षी, उदारवादी लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था लेकिन उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी, जिसके कारण उसने अपनी नीति को कई गलतियां की, अपनी नीति को भी कई गलतियां की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 1830 में लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तैमूर लॉन्ग, नेपोलियन बोनापार्ट, गीजो, लामार्टिन। किसको किया था? तो गीजो को किया था। किसको किया था? गीजो की किया था। गीजो को ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, गीजो के। क्योंकि लुई फिलिप 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कठोर प्रतिक्रियावादी था और सुधारों के विरोध थे। सुधारों को क्या थे? विरोध थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 की बात करते हैं। 16 देखो, गीजो किसके विरोध में था? व्यापार और उद्योग, वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार, युद्ध और शांति, और धर्म और संस्कृति। किसके उपयोग? गीजो किसके विरोध में था? तो गीजो जो है वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरोध में था। किसके विरोध में? क्योंकि गीजो वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों विरोध में था, जिससे जनता का वो संतोष बढ़ा। जनता का वो संतोष बढ़ गया। क्या बढ़ा? वो संतोष बढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 की बात करते हैं। अब हम लोग फाइनली 17 नंबर तक आ गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 1848 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? बेरोजगारी और आर्थिक संकट, धार्मिक विवाद, पड़ोसी देशों का आक्रमण, कृषि क्षेत्र में सुधार। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट, बेरोजगारी और आर्थिक संकट। क्यों? क्योंकि 1848 में क्रांति के मुख्य कारण बेरोजगारी और आर्थिक संकट था, जिसने जनता का विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। जनता का विद्रोह के लिए प्रेरित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। 1800 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, लुई फिलिप ने गद्दी कब छोड़ी? 22 फरवरी 1848 में, 24 फरवरी 1848 में, 26 फरवरी 1848 में और 28 फरवरी 1848 में। तो 24 फरवरी 1848 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1848 में। और क्यों छोड़ी थी 24 फरवरी 1848 में? दबाव में आकर लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दी, इंग्लैंड भाग गया। अच्छा, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था? तो इंग्लैंड भाग गया था। ये एक क्वेश्चन आपको बन रहा है, लुई फिलिप गद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया था? तो इंग्लैंड भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लुई फिलिप के निष्कासन के बाद कौन सी सरकार बनी? राजाशाही सरकार बनी, तानाशाही सरकार बनी, गणतांत्रिक सरकार बनी, सामाजिक सरकार बनी? गणतांत्रिक सरकार बनी। कौन बनी? गणतांत्रिक सरकार बनी। क्यों? तो लुई फिलिप ने निष्कासन के बाद फ्रांस में गणतांत्रिक स्थापना की स्थापना हुई, सरकार की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फ्रांस की अस्थायी सरकार के प्रमुख नेता कौन थे? लामार्टिन और गीजो, लामार्टिन और लुई फिलिप, लामार्टिन और नेपोलियन, लामार्टिन और अन्य सुधारवादी। तो आपका हो जाए लामार्टिन और अन्य सुधारवादी नेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि लुई फिलिप के निष्कासन के बाद लामार्टिन और अन्य सुधारवादी नेताओं को अस्थायी सरकार के नेतृत्व किया था, ठीक है। आपको देख लीजिए, काफी डिटेल में एक एक ऑब्जेक्टिव को मैं सोल्व करवाते जा रहा हूं, और 20 तक जो करवाए हैं, 20 में कम से कम आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव से 3-3 क्वेश्चन आपको हम 2-2 क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बारी आ गई है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली के एकीकरण प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावी करने वाले कारक कौन थे? ऑस्ट्रिया के शासन, पोप की सत्ता, नेपोलियन के सैन्य अभियान, ब्रिटेन के नीति। कौन है? देख लीजिए 19 नंबर का, 19 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेपोलियन के सैन्य अभियान।
नेपोलियन के सैन्य अभियान, ठीक है। नेपोलियन के सैन्य अभियान में इटली का नवजागरण और एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया। इसमें उसने इटली को सिपाही गणराज्य और ट्रांसपेंडेशन जैसे गणराज्यों की स्थापना का प्रशासनिक सुधार किए, जिससे एकीकरण की नींव पड़ी थी। एकीकरण का क्या पड़ी थी? नींव पड़ी थी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखो, 1815 में वियना कांग्रेस की इटली पर क्या प्रभाव पड़ा था? इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इटली को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इटली को लोकतंत्र स्थापित हुआ। नेपोलियन और इटली के शासक बना दिया गया। नेपोलियन और इटली को क्या बना दिया गया था? शासक बना दिया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इटली को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 1815 में वियना कांग्रेस इटली पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दो भागों में विभाजित कर दिया गया। और 1815 में वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन का पतन के बाद यूरोप के पूर्व स्थापित का बहाल करना था। इसने इटली के दो भागों में बांट दिया और विभिन्न राज्यों को पुनः स्थापित किया गया। इसमें इटली के एकीकरण के कुछ समय के लिए बाधित हो गया। अगर आप कोई एक सरकार चला रहे हैं, ठीक है, और एक ही आदमी को सत्ता में बैठा दोगे तो कहीं ना कहीं वो लेके डूब जाएगा। वही बदलते रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो सरकार है वो अच्छी से चलेगा। और क्वेश्चन नंबर इसी बीच हम लोग 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? गैरिबल्दी ने, काबूर ने, मैजनी ने, विक्टर इमानुएल ने। तो मैजनी ने किया था। कौन किया था? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? मैजनी ने किया था। 1831 में जोसेफ मैजनी ने यंग इटली नामक संस्थान की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य इटली के विदेश शासक के मुक्ति के एकीकृत राष्ट्र बनना था। तो कौन था? तो मैजनी था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, 4, ठीक है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1859 में फ्रांस के डिपमोंट सार्डिनिया को मिलकर किस देश के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था। क्यों? 1859 में फ्रांस पिडमोंट सार्डिनिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लोम्बार्डी को इटली में शामिल किया गया। इस युद्ध में किसको शामिल किया था? तो इटली में शामिल किया गया था लोम्बार्डी को, ठीक है। यह इटली की एकीकरण की दिशा के एक महत्वपूर्ण क्या था? कदम था। क्वेश्चन नंबर अब 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो छोटो 25। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से आज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। देखो, जर्मनी के एकीकरण में किन विचारकों को, कलाकारों को ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अरंड, जैक ग्रीम। और ऑप्शन नंबर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, नेपोलियन, काउंट काबूर, गैरिबल्दी, चर्चिल, स्टालिन, रूजवेल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 का हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अडेज और जैकब ग्रीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखो, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का पालन किया? लोकतांत्रिक सुधार, रक्त और लोह की नीति, शांतिपूर्ण संधियां, उपनिवेशवाद। तो आपका हो जाएगा रक्त और लोह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण शांतिपूर्ण संधियों को या लोकतांत्रिक सुधारकों को संभव नहीं है। उन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई, जिससे अर्थ और सैन्य की शक्ति में युद्ध के माध्यम से एकीकरण के संभव बना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी की एकीकरण कब पूरा हुआ? 1848 में, 1866 में, 1871, 1890, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 से, क्योंकि 1870 से 1871 में फ्रांस की पर्सा के युद्ध जीत के बाद पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण पूरा किया। कब किया था? 1870 से लेकर 1871 के फ्रांस और पर्सा युद्ध के जीत के बाद पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण पूरा किया। 1871 में वर्षे पहले कैंसर विल्हेम और जर्मन साम्राज्य के सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण वस्तुकार कहा जाता है।
क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सैन्य अभियानों की कूटनीति से यह लक्ष्य हासिल किया। कौन लक्ष्य हासिल किया था? 1871 में, ठीक है, राजनीतिक और सैन्य अभियान कूटनीति का लक्ष्य हासिल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? फाइनली हम लोग अब आ गए हैं अपने लक्ष्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांस पर्सा युद्ध 1870 के मुख्य कारण क्या था? तो जर्मनी के आंतरिक संघर्ष, फ्रांस के ब्रिटेन के प्रतिद्वंद्वित, स्पेन के उत्तराधिकारी समस्या, पर्सा के बीच सत्ता संघर्ष और फ्रांस द्वारा रूस पर आक्रमण। आपका ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा स्पेन की उत्तराधिकारी समस्या के पर्सा, फ्रांस के बीच सत्ता और संघर्ष। सत्ता और संघर्ष ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, सत्ता और संघर्ष। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 29 का। क्वेश्चन 29 क्या कहता है? क्वेश्चन 29, 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन बने? नेपोलियन सेकेंड, नेपोलियन थर्ड है, ओटो विन बिस्मार्क, कैसर विलियम और फ्रेडरिक। कौन बना था? कैसर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट। क्योंकि 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद पर्सा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क को आयरन चांसलर ने कहा जाता है, उन्होंने एकीकरण का संभव बनाया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लास्ट की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन अगर आज आप लोग को वीडियो काफी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। यूनान ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1804 में, 1815 में, 1821 में और 1832 में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1821 में, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्योंकि 1821 में जनरल अलेक्जेंडर के नेतृत्व में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यह संघर्ष ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध था, ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध था और यूरोप के अन्य राष्ट्रीय सहानुभूति की यूनान के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? सहानुभूति यूनान के पक्ष में थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग देख लिए। देखिए कौन कौन स्टूडेंट 30, अगर यहाँ से आप लोग 30 में 30 ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने मंजिल तक जाने में कोई कसर नहीं रहेगा। तो चलते हैं दोस्त, नए वीडियो में नए अंदाज के साथ मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद, जय भारत।